हेलो दोस्तों, नमस्ते से करदाब आप लोग वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ में। दोस्तों हम लोग आज डीपीएसपी के हमारे एपिसोड 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल 36, 37, 38 को खत्म करेंगे और चलते हैं हमारे स्ट्रीम के ऊपर और जानते हैं क्या लिखा है आर्टिकल 36, 37, 38 के अंदर इन आर डीपीएसपी सीरीज एपिसोड 2। तो दोस्तों आइए डीपीएसपी के हम लोग आज यहाँ पे 3 आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 और आर्टिकल 38। और आइए पढ़ते हैं इनको और जानते हैं क्या लिखा है इन आर्टिकल में। आर्टिकल 36 सिंपल से बात कर रहा है, स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि आपने जो है आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ा होगा स्टेट के बारे में, जो कि एफडीआर है हमारे, तो इसके अंदर बताया गया है इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज द सेम मीनिंग इन एज पार्ट 3। पार्ट 3 यानी एफडीआर के अंदर जो स्टेट का मीनिंग था वही था। और एफडीआर के अंदर स्टेट का मीनिंग जो क्या था, एफडीआर के अंदर स्टेट का मीनिंग था आपकी पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको आप लोग कह लें, एंड स्टेट गवर्नमेंट, और क्या था, लोकल अथॉरिटीज एंड एनी अदर अथॉरिटी, एनी अदर अथॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट था। एनी अदर अथॉरिटी क्या कहते हैं, ओन्ड और मेंटेन्ड बाय स्टेट। जो एनी अदर अथॉरिटी था, सारा का सारा जो केस था सेक्शन आर्टिकल 12 के अंदर, वो एनी अदर अथॉरिटी के ऊपर ही था कि और कौन कौन सी चीज़ को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने उस समय बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जिसके अंदर उसका एक तरीके से कह ले एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का कंट्रोल, उसका फाइनेंशियल कंट्रोल, ये बेसिकली फंक्शनल कंट्रोल हो गया है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसका फंक्शनल कंट्रोल, उसका फाइनेंशियल कंट्रोल, जो कि बहुत ही मतलब आपका हैवीली स्टेट की तरफ स्टेट करती है, मतलब उसका माइन्यूट नहीं बट स्टेट का हैवी इन्वॉल्वमेंट है। तो वो एनी अदर अथॉरिटी के अंदर आपको उसका पार्ट मिल जाएगा कि किस तरीके से एनी अदर अथॉरिटी है वो स्टेट है। तो बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन जो है एफडीआर के अंदर दैट वुड बी सेम एज कंपेयर टू आर पार्ट 3। तो यही इसका जो है मेन बात है इस आर्टिकल 36 की। अब 37 क्या बात कर रहा है, 37 बात कर रहा है जो हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको जस्टिसिएबल नहीं रख रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि एफडीआर यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टरी, एक तरीके से सिर्फ और रिकमेंडरी राइट्स हैं एक गवर्नमेंट के लिए, दो दे आर फंडामेंटल फॉर एनी गवर्नमेंट पॉलिसी बट दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। तो यहाँ वही लिखा हुआ है 37 के अंदर, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, यानी किसी कोर्ट के अंदर एनफोर्सिबल नहीं होगा, बट the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. Though they have written shall here, that this shall be the duty of the state, but that shall can't be enforced. तो आप देखिए कितना ही वीक shall होगा ये इसको स्टेट पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो स्टेट पॉलिसी के लिए फंडामेंटल जरूर होगा बट इट कैन नॉट बी एनफोर्स। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन ड्राइव फ्रॉम आर्टिकल 37। तो क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव सेड दैट डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल। तो यू हैव टू से दैट आर्टिकल 37 टॉक्स अबाउट इट। नाउ मेन अब डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 38 से शुरू होता है। ठीक है, ऊपर के दो पिछली बार की तरह जैसे कि हमने
एफडीआर में पढ़ा था 12 और 13 जो बात कर रहा था, 13 बात कर रहा था लॉज की एब्रोगेशन ऑफ लॉज विच आर नॉट कंसिस्टेंट विद द एफडीआर्स, एंड 12 बात कर रहा था स्टेट की। सिमिलरली यहाँ पे 36 बात करता है स्टेट की, एंड 37 बात करता है एनफोर्सिबिलिटी की। उसके बाद जो है मेन आपके एफडीआर जो है 38 से स्टार्ट होते हैं। तो आज हम 38 जो है सॉरी डीपीएसपी जो है वो 38 से चलता है। आज हम 38 को पढ़ेंगे थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही माइन्यूटली है और बहुत ही सिंपल सा डीपीएसपी है। ये कहता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर, ठीक है। एक सोशल ऑर्डर जो है वो स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहिए, एंड द सोशल ऑर्डर शुड बी मेंटेन इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जस्टिस। जब हम लिखते हैं तो जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस भी चाहिए, ठीक है। सब लोगों को बराबर आपने सोसाइटी में एक तरीके से ट्रीट करना है। सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीरों को जस्टिस मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता, एससीज को मिलता नहीं है, और क्या कहते हैं फॉरवर्ड क्लासेस को मिलता है, मुस्लिम को मिलता है और क्रिश्चियंस को नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोशल जस्टिस रहना चाहिए। जस्टिस शुड ऑलवेज प्रिवेल सोशली, देन देयर शुड बी इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल। जस्टिस का मतलब क्या हो गया, जस्टिस मतलब क्या, इंसाफ। इकोनॉमिक इंसाफ कैसे मिलता है, इकोनॉमिक इंसाफ मिलने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ईडब्ल्यूएस को प्रेफरेंस दी जाती है व्हेन कंपेयर टू एजुकेशन सिस्टम, व्हेन कंपेयर टू हॉस्पिटल सिस्टम, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनको उठाने के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को रोजगार देने का स्कीम्स बनती है। देन यू हैव रिजर्वेशन फॉर द पीपल हु आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड इन दी government offices, ठीक है। though that thing is also written in fundamental right, but these DPSPs also make it sure कि government should make policies in regarding these things. then you have social, economic and then you have political. अब पॉलिटिकल में क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, that everyone should have right to vote. Any person above the age of 18 who adult suffrage should have the right to vote, powered by 3 to 6. that person, irrespective of his religion, irrespective of his caste, is applicable to vote unless and until he has been prohibited by any law in the courts. So this is basically the political justice. Then you have reservations for SCs, then you have reservations for STs. So then there is also women reservation in local authorities, 33%, 50% most probably right now. So these are the things in which you need justices, and government have to deliver it by making law policies, ठीक है। तो ये सोशल ऑर्डर जो है आपका मेंटेन करने की बात यहाँ पे करी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन ऑफ इट। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस। तो बेसिकली जो हमारा इनइक्वालिटी है, चाहे वो इनकम की इनइक्वालिटी हो, चाहे वो स्टेटस की इनइक्वालिटी हो, उसको जो है इन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एंडेवर्स एंड स्ट्राइव टू मिनिमाइज इट, ठीक है। मिनिमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि अमीरों को नीचे लाओ, मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि गरीबों को उतनी अपॉर्चुनिटीज दो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग हमारे प्रेम्बल में बात करते हैं तो इक्वालिटी किस किस चीज़ की बात करती है। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं अपने प्रियम्बल के अंदर तो इक्वालिटी टॉक्स अबाउट स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज और स्टेटस दोनों के अंदर इक्वालिटीज की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करी है। और यही बात यहाँ पे करी गई है कि आप स्टेटस की इक्वालिटी भी दे एंड देन अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी भी दे, फैसिलिटीज को ऐसा मेंटेन करें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। Not only amongst the individual but also amongst the group of people residing in different areas or engaged in different vocations, ठीक है। sometimes what happens कि sometimes there is a difference of status between people living in two different states. For example, for a very longer period of time, the people from Bihar and UP used to migrate to work in other states. So there was a difference on the basis of status, on the basis of opportunities in different state. बिहार में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको महाराष्ट्र में, मुंबई में मिल जाती थी। तो ये वो बात करी गई कि इट इज़ नॉट ओनली अमंग्स इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंग्स द ग्रुप ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज एंड एंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस। सो दीज
kind of equality in opportunities, ठीक है, maintaining of social orders, providing the equality and justices in social and economic and political thing. This is a socialist kind of a socialist principle which is given under 38, and it talks about the basically state to secure social order for the promotion of the welfare of people. क्योंकि at the end of the day, if there is a division between classes, if there is rich is getting richer, poor is getting poorer, then no country can live harmoniously, peacefully. Cause if there is a difference, a big difference is there between the two poles, they're two classes and they're poles apart, then you cannot expect a country to run properly. They always says कि when you are driving a car with 4 wheels, even if one wheel get puncture or even that one wheel stop working, the car is nothing but a piece of metal standing on the road. So that is why all the four wheels or all the wheels of this country who are basically on whose shoulder this country is thriving towards becoming a Vishwa Guru should be provided proper opportunity, should be in proper health, should be in proper social order, and then only this country strive towards becoming the Vishwa Guru. So that is the DPSP in 38 talking about maintaining the social order, providing equal opportunities to the people, and the equality in status. So basically this thing have also been given in the fundamental right, but again by giving it to DPSP, the constitutional forefathers have make sure that the for future governments, that the governments coming in future should abide by these directive principles. ओके सो आज के इस वीडियो में हमने ये 3 आर्टिकल्स करने थे, एंड आई एम होप कि हम लोग इन 3 आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने में कामयाब रह पाए हो. आगे आर्टिकल 39 हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि किन पॉलिसीज़ को स्टेट को फॉरवर्ड करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए.